तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं VSEPRT यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी यानी संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत की। दोस्तों जब हम VBT की स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह के होते हैं और हमने कुछ ही मॉलिक्यूल्स की स्टडी की थी जिसमें हमने सारे मॉलिक्यूल जितने भी एग्जांपल्स जो हाइब्रिडाइजेशन के हमने देखे थे उनमें सभी मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया था और ये कहा था कि जब VSEPRT थ्योरी पढ़ेंगे उस वक्त हम लोग इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनकी ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है और बॉन्ड एंगल भी थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों पाया जाता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो ज्योमेट्री कुछ मॉलिक्यूल में टेट्राहेड्रल क्यों नहीं होती है, और अगर हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री सभी मॉलिक्यूल्स में जो है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल क्यों नहीं होती है, कुछ चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए VSEPRT सिद्धांत इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। देखिए VSEPRT सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो ये सिद्धांत दिया था गिलेस्पी व नाइओम ने, यानी गिलेस्पी व नाइओम उन दोनों ने ये सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत में कुछ सुधार किए थे सिज्विक एंड पाउले ने। इन्होंने इस सिद्धांत को थोड़ा सुधार करके और फिर से एक्सप्लेन किया और ये सिद्धांत कहलाया VSEPRT यानी संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। अगर इस सिद्धांत में हम लोग देखें तो देखो बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं इसमें कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग देखें कि कुछ मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो चेंज कैसे हो जाती है, ऐसा क्या होता है उनमें कि ज्योमेट्री बदल जाती है और बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसा कुछ बताता ही नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई मॉलिक्यूल है जिसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने के कारण यानी कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें सेंट्रल जो एटम है उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब उन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ज्योमेट्री चेंज हो जाती है क्योंकि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी उनमें रिपल्जन होता है। लॉन पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो रिपल्जन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी होता है। और बॉन्ड पेयर तो जो थोड़ा बहुत एक दूसरे का रिपल्जन शो करते हैं वो तो उनमें होता ही है। तो इस तरह से VSEPRT सिद्धांत हमें बताता है कि कोई भी ज्योमेट्री जैसी होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग वैसी होती क्यों नहीं है, उनमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें तो देखो तीन तरह की चीज़ें हम लोगों ने देखी, LP-LP, LP-BP एंड BP-BP। ये तीनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स का प्रतिकर्षण होता है, यानी इन तीनों तरह से इलेक्ट्रॉन्स का प्रतिकर्षण हो सकता है जिससे ज्योमेट्री बदल जाती है। अब सबसे पहले हम लोग देखें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखो जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा H2O के लिए, अब H2O पे हमें पता है कि दो लॉन पेयर ऑक्सीजन पर होते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखें तो ये होता है 1s2 2s2 एंड 2p4। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में यहाँ होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस शेल के, ये दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन पर ही रह जाते हैं। अब ये क्या हायर एनर्जी जो होती है उनके ऑर्बिटल्स में भी नहीं जा पाते। देखो 2p के बाद आगे ऑर्बिटल ही नहीं है ऑक्सीजन के पास, तो आगे एक्साइटेड भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसलिए ये 2p ऑर्बिटल में ही रहते हैं और 2s ऑर्बिटल में ही रहते हैं। तो ये होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग यहाँ देखिए जो बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहाँ पर अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ये हो गया, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो यानी यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं ये किस तरह से काम करते हैं। देखो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की अगर हम लोग आगे बात करें
तो लॉन पेयर अगर हम लोग सोचे कि मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में सभी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट और ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कैसे हैं, बॉन्ड पेयर। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ मॉलिक्यूल्स लिए हैं यहाँ पर, जैसे BeCl2 की हम लोग बात करें तो BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, सिंपल लीनियर इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे, यहाँ हम लोग देख सकते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी बेरिलियम पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, स्पेशली वैलेंस शेल में नहीं होने चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग देखिए तो जिस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा उसी तरह के ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल होंगे। यानी हम लोग यहाँ देखें कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड पेयर हों, लॉन पेयर एब्सेंट है, उस कंडीशन में जिस तरह का हाइब्रिडाइजेशन उसी तरह की ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल लेकर देखें जैसे BCl3, इसका हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, तो हमें पता है ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, हमने संकरण की पूरी सीरीज पढ़ रखी है, उसमें अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन को हम लोगों ने समझा है। अगर आप लोगों ने भी नहीं देखा है तो हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियोस है, जरूर देखिए उनको, समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, किस तरह से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और किस तरह से उनमें बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके लिए ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। देखो दोस्तों, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक ही है, आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और उम्मीद कर रहा हूँ कि राइटिंग इतनी भी बुरी नहीं है कि चीज़ें लिखी हुई समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर हम लोग देखें ट्रायंगुलर प्लेनर यानी समतलीय त्रिभुजीय ज्योमेट्री होती है और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, अगर सभी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हाइब्रिडाइजेशन होगी वैसी ज्योमेट्री होगी और वैसे बॉन्ड एंगल होगा। अगर यहाँ हम लोग देखें जैसे CH4 के लिए अगर देखें तो वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें ज्योमेट्री इसकी होगी टेट्राहेड्रल। CH4 में भी अगर हम लोग देखते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, बॉन्ड पेयर हैं, कार्बन पे कोई लॉन पेयर तो होता नहीं है CH4 मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इस कंडीशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट यानी 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सभी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं है। तो उस कंडीशन में किस तरह से जैसी मतलब ज्योमेट्री होगी, जैसा संकरण होगा, जैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसी तरह का बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री हो जाएगी। अब अगर हम लोग आगे देखें, अगर मान लीजिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो रिपल्जन इस तरह से होता है कि LP सबसे ज्यादा रिपल्जन पाया जाएगा, यानी सबसे ज्यादा लॉन पेयर और लॉन पेयर आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद जो प्रतिकर्षण देखा जाएगा वो होगा LP और BP में, यानी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और सबसे कम प्रतिकर्षण पाया जाता है BP यानी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। इस तरह से हम लोग देखें तो ये इनके प्रतिकर्षण करने का क्रम होता है, यानी इनका ऑर्डर है, रिपल्जन का ऑर्डर होता है LP और BP में। यानी सबसे ज्यादा रिपल्जन कहाँ होगा, जब लॉन पेयर यानी एक से ज्यादा अगर लॉन पेयर है किसी मॉलिक्यूल में और सेंट्रल एटम पर, तो वो एक दूसरे को सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं LP BP उसके बाद थोड़ा कम रिपल्जन होगा और BP BP में सबसे कम, यानी बॉन्ड पेयर सबसे कम प्रतिकर्षण पाया जाएगा। अगर इसी थ्योरी पे हम लोग देखें तो देखिए मान लीजिए CH4 जैसा अभी हम लोगों ने देखा था, इसमें एक भी लॉन पेयर नहीं है, यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या है अपने पास, LP ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल जीरो हैं। तो लॉन पेयर बिल्कुल जीरो है, उस कंडीशन में जैसा संकरण है वैसे ही ज्योमेट्री और वैसे ही बॉन्ड एंगल है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर लॉन पेयर बढ़ गया, एक लॉन पेयर आ गया, जैसे NH3 मॉलिक्यूल की बात करें, एक लॉन पेयर आ गया इसमें, अब एक लॉन पेयर आने के बाद इसमें संकरण जो है वो तो sp3 ही रहने वाला है। जब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था उसमें देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन तो हो सकता है अगर लॉन पेयर है या बॉन्ड पेयर है उस कंडीशन में, लेकिन ज्योमेट्री जो इसकी जो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी वो हो जाती है ट्रायंगुलर पिरामिडल, यानी अब त्रिभुजीय पिरामिडीय संरचना इसकी हो गई
और बॉन्ड एंगल को देखें तो बॉन्ड एंगल भी चेंज होकर 107 डिग्री का हो जाता है, यानी 107 डिग्री का हो जाता है। बॉन्ड एंगल चेंज हो गया और यहाँ ज्योमेट्री भी चेंज हो गई, जबकि एक ही लॉन पेयर आया है। ये कैसे काम कर रहे हैं, इनको हम लोग अभी एग्जांपल्स और लेंगे इनके इसी वीडियो में, उसमें देखेंगे कि कैसे ये बॉन्ड एंगल 160 डिग्री का हो जाता है और किस तरह से ज्योमेट्री जो है ट्रायंगुलर पिरामिडल हो जाती है। अगर हम लोग बात करें H2O मॉलिक्यूल की, अगर इसमें देखें तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन तो वही sp3 है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री देखिए वी शेप हो जाती है, यानी जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी वो टेट्राहेड्रल नहीं है, यानी चतुष्फल की नहीं है, वो ज्योमेट्री कैसी हो गई, वी शेप्ड हो गई। और जो बॉन्ड एंगल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड एंगल भी आपको दिख रहा है 104 डिग्री 5 या 104.5 डिग्री, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 104.5 डिग्री का ये हो जाता है। अगर यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ज्योमेट्री तो मान लीजिए चेंज हो ही रही है, लेकिन साथ के साथ बॉन्ड एंगल में देखो कितने कमी आती जा रही है। तो ये सब चीजें हो रही है, VSEPRT सिद्धांत इनको एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ हम लोगों ने समझा कि इन प्रतिकर्षण के कारण अगर लॉन पेयर आ जाते हैं तो लॉन पेयर के रिपल्जन के कारण ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं। अगर आगे हम लोग देखें तो देखिए कुछ अगर मॉलिक्यूल इस टाइप के होते हैं ABX टाइप के, ABX का मतलब X कोई भी नंबर हो सकता है, यानी B जो एटम है वो 1 से ज़्यादा होगा। अगर इस तरह के मॉलिक्यूल हैं तो उसमें अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, B एटम की ओर आ जाएंगे थोड़े से। जैसे मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है AB टाइप का, इसमें क्या होगा, अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के बीच में ना रह करके B एटम की ओर थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इस कंडीशन में ये B एटम की ओर आ जाते हैं, थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे। उस कंडीशन में अब देखो अगर यहाँ सेंटर में होते तो रिपल्जन थोड़ा होता, लेकिन यहाँ आने के बाद रिपल्जन बिल्कुल दूरी बढ़ गई ना इन दोनों की, अगर दूरी बढ़ गई तो रिपल्जन थोड़ा कम हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षण थोड़ा कम हो जाएगा। और प्रतिकर्षण कम होने के बाद ये थोड़े पास पास से आ जाएंगे। पास पास आने का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड एंगल इनका कम हो गया। तो यानी ABX टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनमें B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल का मान थोड़ा कम हो जाएगा। यहां पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख सकते हैं, जैसे PI3, PBr3, PCl3 एंड PF3। हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, F एटम की। तो F एटम की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, F एटम खींचेगा। अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर F एटम खींच रहा है, मान लीजिए यहाँ पर F एटम है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो देखिए डिस्टेंस बढ़ेगी और बॉन्ड एंगल का मान कम हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनों का जो प्रतिकर्षण यहाँ होने पर लगता वो थोड़ा कम हो जाएगा और बॉन्ड एंगल का मान सबसे कम हो गया। यहाँ पर Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए यानी विद्युत ऋणता, तो वो F से तो थोड़ी कम ही होती है, तो वो इतने नहीं खींचेगा जितने F एटम खींच पाएगा। तो उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल का मान 100.1 डिग्री रह जाता है। इसी तरह से Br एटम आ जाएगा तो 101 डिग्री हो जाएगा, और PI3 आ गया यानी I आ गया तो उसके बॉन्ड एंगल का मान हो जाएगा 102 डिग्री। यानी बॉन्ड एंगल का मान देखो, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही है बॉन्ड एंगल का मान कम हो रहा है, यानी बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की ओर, तो रिपल्जन कम होगा और बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। अगर ABX टाइप के मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप के हों, जैसे जिसमें एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, यानी मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होगा, यहां एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस ओर जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं। अब देखो एक ही तरफ जाएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहां पर डिस्टेंस तो कम हो रही है, इलेक्ट्रॉनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कम होती जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस अगर कम हो रही है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे।
तो प्रतिकर्षित करेंगे तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा हो जाएगी, हम लोग एग्जाम्पल से इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ अगर हम लोग देखें तो OCl2 ले लिया अपन ने और OF2 ले लिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जा रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं ऑक्सीजन की ओर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बीच में ना रह करके थोड़ी ऑक्सीजन की ओर ज़्यादा रहेगी। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी रिपल्जन होगा और बॉन्ड एंगल का मान बढ़ जाएगा, यानी बॉन्ड एंगल पाया जाता है 110 डिग्री का। अगर OF2 की बात करें तो OF2 में देखो उल्टा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, F की। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो सेम अभी ABX टाइप के मॉलिक्यूल में हमने बात की थी, अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो इसको A मान लें और इसको B मान लें। तो अभी हम लोगों ने समझा ही था कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ जाएंगे, F एटम की तरफ आ जाएंगे। तो आ जाएंगे तो इस कंडीशन में डिस्टेंस इन दोनों के बीच की बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच की तो रिपल्जन कम हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। प्रतिकर्षण कम हो गया तो फिर से पास पास आएंगे, तो उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल का मान कितना रह जाता है, 103 डिग्री, यानी 103 डिग्री बॉन्ड एंगल रह जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक समझी हम लोगों ने VSE PRT के बारे में। देखो सारा जो खेल है ना VSE PRT का, वो बेस्ड है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने के बाद पूरा खेल ही बदल जाता है। जो VBT में चल रहा था वो पूरा प्रोसीजर थोड़ा बहुत चेंज, उसमें काफ़ी चेंज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्जन होने लग जाता है, ज्योमेट्री बदल जाएगी, बॉन्ड एंगल बदल जाएंगे, बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ VSE PRT बताता है कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण रिपल्जन बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्जन बढ़ेगा तो उस कंडीशन में ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जिसमें हम लोगों ने देखा अगर ABX टाइप के होंगे जिसमें B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो या A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो क्या क्या इफेक्ट इन पे पड़ता है। आगे अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं जिसमें हम लोग इन सभी चीज़ों को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से VSE PRT थ्योरी काम करती है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो एक अपन ले रहे हैं NH3 मॉलिक्यूल। NH3 में हमें पता है एक लॉन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, हम लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 7 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास। अब नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर और होता है 2s ऑर्बिटल में। देखो वैलेंस शेल ही देखा जाएगा हमेशा, अंदर के शेल में क्या चल रहा है कोई चीज इसको ज्यादातर इसको एक्सप्लेन नहीं करती है, ओनली वैलेंस शेल देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वैलेंस शेल है पूरा सेकंड वाला, यानी 2 ऑर्बिट जो 2 सेकंड वाला कोश है। तो यहाँ पर हम लोग देखें 3 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये हमें पता ही है कि जब कि चाहे फुलफिल हो, हाफ फिल हो या बिल्कुल वैकेंट ऑर्बिटल हो, सभी हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp3। अब देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 2p के बाद दूसरे कोश में कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता है। अगर 3 की बात करें तो 3s 3p और 3d हो जाता है, लेकिन सेकंड वाले कोश में कोई सा भी नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड भी नहीं हो पाएंगे। तो ये लॉन पेयर यही रह जाएगा नाइट्रोजन पर ही। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें 3 बॉन्ड और एक इसके sp3 संकरित यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक लॉन पेयर रहता है। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम लोग जानते हैं एक पाली बड़ी एक पाली छोटी, छोटी पाली कभी बॉन्डिंग में काम लेती नहीं तो उसको हम लोग बनाते भी नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने एक हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल ले लिया और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बन गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण होने लग जाता है, यानी ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ से प्रतिकर्षण लग रहा है तो ये बॉन्ड एंगल का मान कम होगा ही होगा। तो जो बॉन्ड एंगल sp3 संकरण के कारण होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का, वो अब कम होकर कितना रह जाता है, क्योंकि ये कम हो रहा है रिपल्जन के कारण, कम होकर कितने डिग्री का रह गया 107 डिग्री का। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो देखो ये तो इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही है,
बॉन्ड तो बना ही नहीं रहा ना लोन पेयर, तो उस कंडीशन में तो नाइट्रोजन पर ही है। बॉन्ड तो 3 H एटम इस तरह से बना रहे हैं, और अगर 3 इस शेप को पूरे को मिलाएं तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर ओनली, और एक लोन पेयर इसके जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहता है। तो जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी वो अब कैसी हो गई, ट्रायंगुलर और पिरामिडल, यानी ज्योमेट्री चेंज हो गई। यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की ज्योमेट्री जो होनी चाहिए थी वो अब कैसी हो गई, ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। यानी यहाँ पर किस चीज से ये चेंजेज आए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्जन के कारण। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि लोन पेयर कितना इफेक्टिव होता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, बहुत सी चीज़ों को चेंज कर देता है ये। तो यहाँ इस तरह से स्ट्रक्चर बदल जाती है। अगर कुछ एग्जांपल्स और देखें हम लोग, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं H2O मॉलिक्यूल के लिए। देखो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p4। सेम चीज इसके पास भी 2d ऑर्बिटल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड हम लोग नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में 3 p ऑर्बिटल और एक s यानी 2s ऑर्बिटल मिल करके सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर यहाँ हम लोग देखें तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, तो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 H एटम यानी हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। अब बच गए इस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए। और सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण है वो अभी हमने पढ़ा था कि लोन पेयर एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 लोन पेयर आएंगे, तो यहाँ पर अगर इसकी टेट्राहेड्रल टाइप में अगर शेप बनाए तो ये ऊपर वाला ऑर्बिटल हो गया, ये साइड में ये पीछे वाला, और ये एक तरफ हो गया। यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो हम लोग बताते हैं, एक तो बॉन्ड ऊपर की ओर होता है, एक पीछे की ओर होता है, 2 थोड़े आगे की ओर झुके हुए इस तरह से होते हैं। तो इसमें से ऊपर वाले में तो मान लीजिए हमने लोन पेयर ले लिया जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और एक और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हम लोगों ने क्या ले लिया, लोन पेयर। अब 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अगर इस ज्योमेट्री को हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो लोन पेयर 2 आ गए, यानी यहाँ पर ये लोन पेयर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी लोन पेयर का क्या चल रहा है, रिपल्जन चल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही अब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर, ये इन बॉन्ड पेयर के पास आएंगे। अब प्रतिकर्षण तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी होता है, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब देखो ये इसको दूर भगा रहा है, ये इसको दूर भगा रहा है, तो इस कंडीशन में बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। यानी जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का 28 मिनट का होना चाहिए था sp3 संकरण के कारण, तो वो अब कितना रह गया, लगभग अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री का, यानी 104.5 डिग्री। तो यहां पर देखो बॉन्ड एंगल चेंज हो गया। और अगर ज्योमेट्री की हम लोग बात करें तो देखो ये लोन पेयर तो इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही है, बॉन्डिंग तो फिलहाल बना ही नहीं रहे, तो यहां पर ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं। अगर ये शेप अगर हम लोग देखें तो ये शेप हो जाता है वी शेप, यानी जो ज्योमेट्री चतुष्फल की है यानी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, वो ज्योमेट्री अब कैसी हो गई है, वी शेप में हो गई है, और बॉन्ड एंगल भी चेंज हो गया है। किसकी वजह से हुआ है, लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण हो गया। यानी बहुत इफेक्ट कर रहे हैं चीजों को ये। तो इस तरह से H2O की ज्योमेट्री किस तरह की रह जाती है, वी शेप्ड हो जाती है। अगर कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखें तो यहां हम लोग देख सकते हैं ICl2 नेगेटिव। ICl2 नेगेटिव में अगर हम लोग देखें तो देखो संकरण जो होता है आयोडीन का यहाँ पर sp3d होता है। चलो sp3d संकरण भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं आयोडीन के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो आयोडीन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 53। यहाँ पर 36 तक तो क्रिप्टोन, 10 इलेक्ट्रॉन्स 40 के यानी 46, 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 48 और 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 53 हो गए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जा रहा है, देखो अगर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है तो ट्रिक का वीडियो जरूर देखिए, वहां आपको मॉलिक्यूल को देखते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसका ये पता लग जाएगा उस ट्रिक से। तो उस ट्रिक को आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा।
अगर यहां हम लोग देखें तो अब देखिए यहां पर 4d10, 5s2, 5p5 एंड 5d ऑर्बिटल फिलहाल इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, वैकेंट है। लेकिन क्योंकि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो d ऑर्बिटल है तो सही, तो इसलिए हम लोगों ने उसको लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन चाहे उसमें है और चाहे नहीं है। तो यहां पर ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यहां पर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 5s में हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5p में हैं, d हमारे पास खाली है। अब यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक Cl एटम जुड़ जाएगा, लेकिन एक जो हमारे पास जुड़ रहा है वो है Cl नेगेटिव एटम या आयन मान लो। अब जो Cl नेगेटिव है उसके पास तो वो तो जब देगा तो उसको तो खाली ऑर्बिटल चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि ये तो Cl नेगेटिव इसलिए तो फुलफिल हो गया। ये एक लोन पेयर देगा 5d जो कि ऑर्बिटल है एक, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनने के बाद जो d ऑर्बिटल है उसमें एक लोन पेयर देगा। तो लोन पेयर देने के लिए क्या होगा, खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग देखें तो एक खाली ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके एक बॉन्ड बना लेगा, और एक बॉन्ड बन गया इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अब इस पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। अब उन्हें हम कैसे शो करें ज्योमेट्री में, तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने दिखा रखी है। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली में क्या होगा कि लोन पेयर इक्वाटोरियल स्थिति पर आ जाए, यानी भूमध्य स्थिति पर आ जाए, और Cl एटम एंड आयन जो हैं वो एक्सियल स्थिति पर आ जाए। दूसरी कंडीशन हो सकता है ये दोनों को हम लोगों ने ऊपर और नीचे लोन पेयर ले लिया, और जो भूमध्य स्थिति जिसे हम लोग कहते हैं इक्वाटोरियल, भूमध्य स्थिति पर आ गए एक लोन पेयर और दोनों Cl को हम लोगों ने इस तरह से लगा दिया। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इस तरह से शो कर दे, यानी 3 पॉसिबिलिटी। अब इसके बाद जो चौथी पॉसिबिलिटी जो अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसी भी तो हो सकती है, वो इन तीनों में से ही कोई ना कोई बन जाएगी। तो यानी मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास, कि अब इनमें हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी ज्योमेट्री में ICl2 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए एक समतलीय त्रिभुजीय यानी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल जो ज्योमेट्री है उसके रूल के अकॉर्डिंग, उसके रूल से मतलब ये है कि इस तरह की ज्योमेट्री में सबसे कम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर प्रतिकर्षण तब होगा जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वाटोरियल यानी भूमध्य स्थिति पर आ जाते हैं। इस कंडीशन में लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। तो यहां पर हम लोग देखें तो सबसे स्टेबल ज्योमेट्री कौन सी होगी इसकी, ये वाली, जिसमें तीनों लोन पेयर कहां आ रहे हैं, भूमध्य स्थिति पर आ गए, और 2 लोन जो Cl एटम हैं वो ऊपर और नीचे की ओर जुड़ जाएंगे। इस कंडीशन में प्रतिकर्षण सबसे कम होगा, और प्रतिकर्षण जितना कम होगा वो ज्योमेट्री उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। इन दोनों में ऐसा नहीं होता है। तो यहां सबसे स्टेबल ज्योमेट्री कौन सी हुई, ये वाली। अब यहां पर हम लोग अगर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को देखें तो शेप कैसा बन रहा है, यहां पर सिंपल लीनियर, यानी एक लाइन में तीनों आ गए। तो यानी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, वो कैसी हो रही है, सिंपल लीनियर। इसलिए ICl2 नेगेटिव किस तरह की ज्योमेट्री में पाया जाता है, सिंपल लीनियर ज्योमेट्री में। इसी टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं वो सब इसी ज्योमेट्री में पाए जाएंगे। अगर हम लोग I3 नेगेटिव की बात करें तो सेम स्ट्रक्चर, सेम इसका प्रोसीजर होगा, और सेम इसी तरह की सिंपल लीनियर ज्योमेट्री में ही ये पाए जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ ICl2 नेगेटिव को एक्सप्लेन कर दिया है। I3 नेगेटिव भी हम लोग इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा ICl2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर हो जाती है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े। अगर और एग्जाम्पल्स हम लोग देखें तो देखिए यहां पर ClF3 की बात करें तो सेंट्रल एटम कौन सा है यहां पर, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, यानी 3s2 3p5 3d यहां पर खाली है। अगर इलेक्ट्रॉन भरे हम लोग इसमें तो देखिए संकरण तो इसमें यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी तक तो ओनली 3p5 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
हमें बॉन्ड कम से कम 3 बॉन्ड तो बनाने हैं, 3 एफ एटम जुड़े हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड हो जाएगा डी ऑर्बिटल में। तो अब यहां पर हम लोग देखें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो यहां पर हम लोग देखें तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 3 एफ एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब फिर से बच गए 2 लोन पेयर। लेकिन हम लोग समझ चुके हैं कि लोन पेयर की स्थिति कहां होनी चाहिए अगर ज्योमेट्री को स्टेबल करना है। तो यहां पर 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर को प्रायोरिटी कहां मिलती है? भूमध्यीय स्थिति पर, अगर sp3d संकरण है तो भूमध्यीय स्थिति पर। लेकिन पॉसिबिलिटीज की बात करें तो यहां देखो फिर से 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटीज ये है कि दोनों लोन पेयर ऊपर और नीचे की ओर हो जाएं। एक पॉसिबिलिटी एक ट्रायंगल के अंदर हो जाए, एक ट्रायंगल के ऊपर या नीचे की ओर हो जाए। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों जो लोन पेयर हैं ट्रायंगल के अंदर रहें। देखो तीनों ही पॉसिबिलिटीज में जैसा कि हम लोग अब बड़े अच्छे से जान गए और समझ सकते हैं कि लोन पेयर कहां आना चाहिए? ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए, यानी भूमध्यय स्थिति पर आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ज्योमेट्री कौन सी होगी? ये वाली। अगर ये ज्योमेट्री सबसे ज्यादा स्टेबल है तो अब एक चीज और समझ में आ रही है यहां हमें कि जो शेप ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होना चाहिए वो अब कैसा रह गया? बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखी जाए तो टी शेप हो गया। यानी Cl(F3) की ज्योमेट्री कैसी होती है? टी शेप्ड होती है। इसी तरह से sp3d जो संकरण के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हम ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर Cl(F3) की जगह हमारे पास Br(F3) आ जाए, सेम स्ट्रक्चर, सेम प्रोसीजर, सेम हाइब्रिडाइजेशन और सेम पॉसिबिलिटीज, सेम स्टेबल ज्योमेट्री, यानी कोई चेंज नहीं होगा। यानी इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि लोन पेयर कहां आना चाहिए, तो हम लोग स्टेबल ज्योमेट्री निकाल सकते हैं और एक्चुअल क्या ज्योमेट्री होगी ये भी पता लगा सकते हैं। अगर और एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यहां हम लोग देख सकते हैं XeF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड। देखो यहां पर सेंट्रल एटम है जीनोन। वैसे तो नॉर्मल या क्रिया कैसे जो है बॉन्ड बनाती नहीं है, लेकिन जीनोन के कुछ फ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड और ऑक्साइड कुछ ज्ञात हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देखिए जीनोन 54 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, यानी वैलेंस शेल की बात करें तो 5s2, 5p6 एंड 5d0 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने एक्साइटेड किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और आ गए हमारे पास। अब टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये 4 एफ एटम के साथ जुड़ सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। फिर से कितने लोन पेयर आ गए? 2 लोन पेयर। यानी ज्योमेट्री जो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की होनी चाहिए, यानी ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफल की है, वो ज्योमेट्री अब नहीं रह पाती है। फिर से ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। कैसे होती है इधर देखते हैं। देखो फिर से 3 पॉसिबिलिटीज, 1, 2 और 3। अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? अभी तक तो हमने जो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्योमेट्री थी उसके लिए पढ़ा था कि लोन पेयर ट्रायंगल के अंदर हो तो रिपल्जन कम होता है, यानी प्रतिकर्षण कम होता है, ज्योमेट्री स्टेबल होती है। लेकिन इस तरह की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है? अगर लोन पेयर स्क्वायर के बाहर हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी रिपल्जन कम होगा। अगर हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को बना के समझें तो प्रैक्टिकली देखेंगे कि जब लोन पेयर ऊपर और नीचे होंगे ना स्क्वायर के, तो रिपल्जन सबसे कम होगा। लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर। उस स्थिति में 3 तरह की जो पॉसिबिलिटीज है उसमें सबसे स्टेबल ज्योमेट्री हो गई ये वाली, क्योंकि यहां पर लोन पेयर नीचे और ऊपर की ओर आ रहे हैं। अगर इस कंडीशन में हम लोग देखें तो जो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी वो अब कैसी हो गई है? स्क्वायर प्लेनर। अगर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखें तो स्क्वायर प्लेनर। लोन पेयर तो इनके ऑर्बिटल्स में ही है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में ही है, तो ज्योमेट्री हो गई इसकी स्क्वायर प्लेनर। बाकी 2 में लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो है वो इसकी तुलना में ज्यादा होगा, तो थोड़ी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी।
इस तरह से HCF4 को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। और भी बहुत से मॉलिक्यूल आते हैं, जैसे SF4 आ गया, ठीक है, और BRF5 आ गए। बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं जिनको अब हम VSE PRT के अकॉर्डिंग बड़े ही अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ VSE PRT के सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग हर एक चीज़ आपको बताते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, कि जिससे आपको केमिस्ट्री बड़ी ही आसान लगने लग जाए। तो लगातार अच्छे से अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए, यानी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी अगर समस्या आती है तो हम लोगों की कोशिश है आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आसान शब्दों में देने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉलो करें आप लोग, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में डालें। धन्यवाद।